नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनलाइटेंड एकेडमी चैनल में। लास्ट के वीडियोस में मैंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में डिस्कशन करी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जिसको हम लोग हिंदी में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भी बोलते हैं। एक्चुअली बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे और फेसबुक पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि सर वीडियो जो है वो दोनों भाषाओं में बनाइए आप, इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी। तो मैंने इस वीडियो से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे जो भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ उसको दोनों भाषाओं में डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को समझने से पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली ये एक्ट का बैकग्राउंड क्या है। अभी जो समय था 1892, ये समय बड़ा क्रूशियल था हमारे देश के लिए। आप सभी अगर इतिहास पढ़े होंगे तो 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका था भारत देश के अंदर। ठीक है, किसने गठन किया था? A.O. ह्यूम ने। और इस समय से लेकर के 1892 आते आते कांग्रेस की एनुअल सेशन हमेशा होती थी। ठीक है, और एनुअल सेशन में इम्पॉर्टेंट जितने भी मुद्दे होते थे उसको डिस्कशन किया जाता था हर एनुअल सेशन में। तो इतने समय तक आते आते भारत के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के जो मेंबर थे उस समय पढ़े लिखे लोग थे, जैसे दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम, बहुत सारे दिग्गज जो फॉरेन से, इंग्लैंड से पढ़ करके लौटे हुए थे, तो वो लोग बुद्धिजीवी लोग थे। तो उस समय भारत की स्थिति और परिस्थिति को देख करके वो अपनी डिमांड्स को यहाँ पे रखते थे एनुअल सेशन में और डिस्कशन करते थे कि भारत को किस तरीके से आगे किन किन चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो आज उनको कांग्रेस के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर थे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपनी समस्याओं को डिस्कशन करने का, और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अंग्रेज़ों तक वो अपनी बात को रखते थे। तो उनकी स्टार्टिंग में, इन शुरुआती दौर में, शुरुआती वर्षों में कुछ डिमांड्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो 4-5 डिमांड थी इम्पॉर्टेंट। पहली डिमांड ये थी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, परीक्षा जो होती है, वो इंग्लैंड में होती थी। हमने प्रीवियस एक्ट्स में देखा है उसे कि वो इंग्लैंड में उसका एग्ज़ाम होता था। तो नेशनलिस्ट लीडर्स का ये डिमांड था कि ICS की जो परीक्षा है वो भारत देश में भी होनी चाहिए, मतलब इंग्लैंड में भी हो लेकिन साथ में भारत देश में भी होनी चाहिए। जो लोग भारत देश से बाहर नहीं जा पाते इस एग्ज़ाम को देने के लिए, वो भारत देश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा उनका एक डिमांड था। दूसरा डिमांड था कि जो मिलिट्री पे खर्चे किए जाते हैं ब्रिटिश के द्वारा, उसे कम किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भी पता है कि भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन से किसी भी नेशनलिस्ट लीडर को ऐतराज़ नहीं था। वो चाहते थे कि ठीक है, अगर एक पढ़े लिखे कंट्री से आ करके कोई हमारे देश को रूल करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भी वो रूल करे वो भारत देश के हित में होना चाहिए। इसलिए वो अंग्रेज़ों के सामने अपनी डिमांड्स को रखते थे। तो दूसरा डिमांड ये था कि जो मिलिट्री पे खर्चे किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको कम किया जाए और उन खर्चों को डाइवर्ट किया जाए डेवलपमेंट वर्क्स में, शिक्षा में, भुखमरी से लड़ने के लिए और सभी इम्पॉर्टेंट वर्क्स पे खर्च किया जाए, ना कि मिलिट्री लड़ाई, इन सब चीज़ों पे खर्च किया जाए। ये दूसरी डिमांड थी। तीसरी डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स उस समय अपर बर्मा, मतलब है कि बर्मा का जो ऊपरी हिस्सा था, नॉर्दर्न साइड, उसको एनेक्सेशन करने का या कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके खिलाफ ये कह रहे थे कि ये एक तरीके का गुलामी करने का एक तरीका है जहाँ पे आप टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं, एनेक्सेशन है ये कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का समर्थन भारत में कांग्रेस लीडर्स नहीं करते थे, इसलिए इनका ये डिमांड था कि ये जो एनेक्सेशन कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपर वर्मा को, और आपको पता 1935 तक आते आते पूरी वर्मा को भी एनेक्स कर लिया जाता है, जिसका जो आज की डेट में म्यांमार है, तो उसके खिलाफ इनकी डिमांड थी कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चौथी जो डिमांड थी कि भारत देश में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद है, जो कानून बनाती है भारत देश के लिए, वहाँ पे इंडियन का नंबर को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, उसे एक्सपैंड करना चाहिए कि इंडियन बढ़े। और दूसरा, जो भी इंडियंस आए वो इलेक्शन के थ्रू आए, मतलब पब्लिक उनको चुने और उसके बाद भारत देश की विधान परिषद में उनको एंट्री किया जाए। ये उनकी डिमांड थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुन करके लॉ बनाने के क्रम में लेकर के आ जाते थे विधान परिषद, और लॉ जो भी बनते थे वो भारत के लोगों के हितों में नहीं होता था। इसलिए उनका डिमांड था कि जितने भी मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं परिषद के अंदर, जो कानून बनाएगी विधान परिषद, वहाँ पे चुनावी प्रणाली से एंट्री की जाए। और यही इस एक्ट का सबसे बड़ा प्रोविज़न था कि पहली बार भारत देश में इस अधिनियम के अंदर पहली बार चुनावी प्रणाली की शुरुआत की गई। और लेकिन ये जो चुनावी प्रणाली थी वो अप्रत्यक्ष रूप से थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मतलब है कि डायरेक्टली जो है पब्लिक नहीं चुन सकती है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के सदस्यों को डायरेक्टली नहीं चुन सकती है।
तो इनडायरेक्ट। लेकिन हाँ चलिए, ये सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार भारत देश में चुनावी प्रणाली को देखा जाने लगा। अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ये होता कैसे था, इसकी प्रक्रिया क्या थी? देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब केंद्रीय विधान परिषद होता था। आप लोग अगर वीडियो को फॉलो करते होंगे तो आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे वायसरॉय के पास पावर था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें दो तरीके के मेंबर थे। मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो टाइप के मेंबर थे, एक था ऑफिशियल, एक था नॉन ऑफिशियल, मतलब सरकारी और गैर सरकारी। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, गैर सरकारी सदस्य, उनको नॉमिनेट कौन करेगी? वायसराय करेगी। मगर पहले वो अपने आप से नॉमिनेट कर देती थी, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन जो हम देख रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव की प्रणाली शुरू हुई थी, उसमें ये था कि वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करेंगे, रिकमेंडेशन पे करेंगे। किन की रिकमेंडेशन पे? तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो गैर सदस्य मेंबर होंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से लोगों को रिकमेंड किया जाएगा, उनके नाम प्रपोज किए जाएंगे, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये दो लोग मिल करके कुछ मेंबर को के नाम को रिकमेंडेशन किया जाएगा, और वायसराय उन्हीं नामों में से लोगों को चुन करके करेंगे, ना कि अपनी मर्जी के लोगों को विधान परिषद के अंदर एंट्री कराया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉट ऑफिशियल मेंबर नहीं। तो ये हो गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात, केंद्रीय विधान परिषद का। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद के अंदर ऐसा नहीं था। विधान परिषद में गवर्नर अपॉइंट करते थे, तो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, लेकिन वो किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रिकमेंडेशन पे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, जितने भी विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन हो गया या जमींदार, ये लोगों का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, और यही इलेक्टोरल कॉलेज लोग मिल करके कुछ नाम प्रपोज करेंगे, जिसे गवर्नर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, जो प्रांत की विधान परिषद है, वहाँ पे उनको नॉमिनेट करेगी एज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था कि पहली बार चुनाव प्रणाली, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो, पहली बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से शुरू की गई। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न क्या था। नेक्स्ट प्रोविज़न है कि बेसिकली इंडियंस की ये भी डिमांड थी कि भारत के लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं, चाहे सेंटर पे हो या प्रोविंशियल लेवल पे हो, दोनों जगहों में जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को उस पर इंडक्ट किया जाए। तो उसी के क्रम में सेकंड प्रोविज़न है कि उसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों जगहों पे भारतीय की संख्या को बढ़ा दिया गया। आइए देखते हैं। तो इस अधिनियम का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोविज़न था वो ये था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया था। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि केंद्र विधान परिषद और प्रांत के विधान परिषदों की जो संख्या थी, किसकी संख्या? मेंबर्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि नॉन ऑफिशियल मेंबर, जिसे बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे बुक्स में क्या लिखा रहता है? गैर सरकारी जो सदस्य थे उनकी संख्या, क्योंकि ये भी एक डिमांड था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबर हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाए। लेकिन बढ़ाया गया, कौन से मेंबर को बढ़ाया गया? नॉन ऑफिशियल मेंबर। बहुत सारे किताबों में एडिशनल लिखा जाता है, ठीक है, एडिशनल मेंबर्स बोला जाता है कि एडिशनल। तो एडिशनल मेंबर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को इस अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया। और कितना कर दिया गया कि अगर आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्र विधान परिषद की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं उनकी मिनिमम संख्या कितनी होगी? 10 तक हो सकती है, और ये मैक्सिमम 16 तक जाएगी। और आपको पहले ही, इससे पहले वाले प्रोविज़न में बता दिया गया है कि किस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे या नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात यह है कि सेम इसी तर्ज पे प्रांतों में भी संख्या बढ़ा दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का। बॉम्बे में 8 कर दिया गया, मद्रास पे 20, बंगाल पे 20, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे 15 और अवध पे 15। ये प्रांतों में क्या किया गया? लेजिस्लेटिव मेंबर की
जो नंबर थी उसको बढ़ा दिया गया। लेकिन एक बात और याद रखना है, कितना भी आप कर ले, 16 भी क्यों ना लेकर के चले जाएं मेंबर, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर होंगे मतलब सरकारी सदस्य, क्योंकि आपको बताया हुआ है पिछले एक्ट में कि काउंसिल के अंदर, परिषद के अंदर 2 टाइप के मेंबर थे, एक तो ऑफिशियल और काउंसिल कौन सी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर को बढ़ाने का प्रावधान इसमें किया गया, 16 कर दिया गया था। लेकिन साथ में ये भी बोला गया था कि ऑफिशियल मेंबर यानी सरकारी सदस्यों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ज़्यादा रहेगी मतलब मेजोरिटी में होगी। उदाहरण से समझाता हूँ आपको। अगर मान लिया जाए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर की संख्या 16 कर दी गई है, तो आप मान के चलिएगा कि ऑफिशियल मेंबर 17 होंगे, 16 से ज़्यादा होंगे, 16 से कम नहीं हो सकते हैं। ये एक बात था कि इस एक्ट में, आप आगे के एक्ट में देखेंगे कि काउंसिल का जो एक्ट आएगा 1909 का, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑफिशियल मेजोरिटी वाला जो प्रावधान है उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों जगहों में, चाहे वो प्रांतों की बात करूं मैं या फिर केंद्रीय विधान परिषद की बात करूं, दोनों जगहों पे ऑफिशियल मेंबर की जो संख्या है वो ज़्यादा ही रहेगी, मेजॉरिटी हमेशा रहेगी ऑफिशियल मेंबर की, नॉन ऑफिशियल मेंबर की संख्या सिर्फ बढ़ाई गई थी। तो ये एक बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नाउ इसी से एक प्रोविज़न ये है, इसी में आप लिख लिए होंगे। तो दूसरा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर मिल गई थी, हैज़ गिवन द पावर। अब प्रांत की विधान परिषद के पास एक पावर थी, गिवन द पावर टू मेक न्यू लॉज, नए कानून बनाने का तो प्रावधान था ही, न्यू लॉज, एंड सबसे ज़्यादा रिपील द ओल्ड वन। मतलब कि पहली बार प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को यह अधिकार दिया गया कि जो पुराने कानून बनाए थे, चाहे वो केंद्रीय विधान परिषद ने बनाया या फिर प्रांत की विधान परिषद ने बनाया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, अब इनके पास अब अधिकार था कि वो पुराने बनाए हुए कानूनों को रद्द कर सकती है। ये एक पावर ऐड कर दी गई थी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी पावर जो प्रोविज़न है इस पर्टिकुलर एक्ट की, वो ये है कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहाँ की, दोनों जगहों की, प्रांतों की भी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, अब डिस्कस कर सकते थे किस पे, बजट पे, बजट डिस्कस कर सकते थे। लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अब डिस्कस कर सकते हैं बजट, लेकिन जिस तरीके से आज भी वोटिंग होती है कि बजट पास किया जाए और मेजोरिटी अगर मिल जाती है तभी कोई भी लॉ, कानून या बजट पास होती है, लेकिन उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसके पास था कि वोट देने का अधिकार एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका परिषद। ठीक है, विधायिकी परिषद को के पास ये पावर था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, कि वो वोट कर सकते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को वोट करने का अधिकार नहीं था, बस इतना अधिकार मिला था कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, और ना ही उनको ये अधिकार भी नहीं था कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का, आप एक बार खड़े होकर के क्वेश्चन लिखित रूप से पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन का जवाब मिले या ना मिले, लेकिन आपके पास दोबारा क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। एक बार आप लिख करके जमा कर देंगे, वही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव किससे पूछेंगे ये चीज़ आप पूछेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको जवाब ना भी दे कोई बात नहीं, और अगर जवाब दे भी तो आपको उससे संतुष्ट होना पड़ेगा, आप वापस कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जो प्रावधान है वो नहीं दिया गया। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पे डिस्कशन करने का अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते थे और ना ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो ये बेसिकली ये जो भी प्रोविज़न मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने सभी जो आपके साथी अभ्यर्थी हैं उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।